हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे संपूर्ण ज्ञान पे। आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपने स्टडी के लिए अच्छा से ध्यान दे रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेट थियरी के बारे में। तो सेट थियरी जो है क्लास 11th में आता है और बेसिक इसका जो इंट्रोडक्शन है क्लास 8-9 में भी आ जाता है। तो सेट थियरी को हम देखते हैं इस वीडियो में कैसे होता है, कैसे उसका यूज़ हुआ है और कैसे IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कितना इंपॉर्टेंस है एंड बोर्ड में उसके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए बटन को और पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से ज्ञान मिल सके सेट थियरी के बारे में। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सेट थियरी के इंट्रोडक्शन में जैसे मैं आपको बता देता हूं कि आपने कलेक्शन ऑफ डेटाज के बारे में सुना होगा। कलेक्शन ऑफ डेटाज लाइक कलेक्शन ऑफ स्टार्स, कलेक्शन ऑफ पैक ऑफ कार्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा। तो ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा होती हैं उनमें जो उनके डेटा से हमको जो आउटपुट मिलता है उसको एनालिसिस करने के बाद से ये कहीं ना कहीं सेट थ्योरी के फॉर्मूले को यूज़ करके, सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि सेट थ्योरी में मैंने बताया कि कलेक्शन ऑफ समथिंग करके होता है, तो इसमें सेट होता है, मतलब किसी भी चीज़ का कलेक्शन आप करेंगे तो उसको एक सेट बोला जाता है। कितने सेट्स ऑफ डेटा है, फिर उस डेटा के अंदर से हमको जो आउटपुट डिजायर्ड डेटा चाहिए उसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली इस चीज़ें कैसी होती है इस चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले आपको सेट थ्योरी के बारे में जानने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेट थ्योरी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, सेट थ्योरी कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो सेट थ्योरी की यूज़ आपको मालूम होगा तो इसको बारे में आपको स्टडी करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसके बारे में सीखने में। तो सेट थ्योरी जो है वो ज़्यादातर आपका कलेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा में यूज़ होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा में यूज़ होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, और या फिर जो भी आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा ऑलरेडी है तो उसको एनालिसिस करने में, उसमें से जो डिजायर्ड डेटा उसको निकालने में आपको ये हेल्प करता है ये थियरी। तो और हम इसके बारे में डीप में जाएं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ये आपका जो भी आप लोग IIT बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा कैसे करके इसमें किया जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अपने मन में हर रोज़ ये बोलिए, क्या है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि IIT और जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चैप्टर्स को मिला करके एक लार्ज सिलेबस है, उस चीज़ को करना बहुत आसान काम नहीं है। तो हमारे इंडिया में जो भी 11-12 में जो बच्चे पढ़ते हैं, साइंस स्ट्रीम लेते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सिलेबस होती है और वो दिन रात मतलब टोटल 600-650 दिन के आसपास की मेहनत आपको रिजल्ट लाती है, आपको 2 साल के बाद सबको मालूम पड़ता है। तो हर रोज़ अपने मन में ये बोलिए, क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बात को आपको हर रोज़ रिपीट करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ है मुश्किल नहीं लगेगी, कोई भी चीज़ आपको हार्ड नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं सेट थ्योरी के बारे में। अब यहाँ से हर रोज़ अपने माइंड में ऐसा रिपीट कीजिएगा और तभी जाकर के आप पढ़ने बैठिएगा। सेट थ्योरी हम चालू करते हैं। तो सेट थ्योरी में मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका बता दिया कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है और क्या इसका कैसा पर्पज़ है, क्यों इसको हम स्टडी करते हैं। फिर बाद में सेट थ्योरी में हम इसके क्या कर लेते हैं, सबसे पहले सिंबल्स को देख लेते हैं, इसके सिंबल्स कैसे होते हैं। सेट थ्योरी में मेजरली जो सिंबल्स यूज होते हैं उनमें से सबसे पहला जो होता है वो होता है ये, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर कोई चीज़ है जो पर्टिकुलर किसी एक सेट से बिलोंग करती है या फिर उसका रिलेशन किसी दूसरे सेट में बताती है, उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। फिर एक चीज़ आती है, एक इसको ऐसे लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। अब ये बिलोंग्स टू था और ये इसका कट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये उससे रिश्ता नहीं रखते या फिर समथिंग करके आप ऐसे बोल सकते हैं। एक और होता है जिसको बोलते हैं ये इसका सिंबल है, इसको बोलते हैं सबसेट। जैसे कि माता पिता हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या हैं? उनके सबसेट हैं। माता पिता एक सेट हैं, उनके जो सबसेट्स होते हैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर अब इसके अलावा अब एक और सिंबल होता है जिसको ऐसे करके ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको बोला जाता है फॉर ऑल। फिर एक और सिंबल है आपके पास जिसको हम ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, ई। क्या है? ऐसे करके लिखते हैं, नहीं, इसको ना उल्टा करके लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है। इसको बोला जाता है देयर एग्जिस्ट। क्या? देयर एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कुछ है वहाँ पे जो एग्जिस्ट करता है, जो सेट में बिलोंग्स रखता है। देयर एग्जिस्ट अ सेट। ठीक है, अब देयर एग्जिस्ट, ये आपके कितने 4-5 सिंबल्स हो गए। अब इस सिंबल्स को इन सिंबल्स को यूज़ करके कैसे करके आप इसको सेट में यूज़ करते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो हम देख लेते हैं। सिंबल्स हो गया अपना,
अब आते हैं हम इसमें सिंबल्स के बाद से हम इसमें आते हैं सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट के रिप्रेजेंट करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका है आपके पास रोस्टर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म होता है, और एक होता है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक रोस्टर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये दो ही तरीके आपके पास किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप अब ये इन दोनों तरीकों के बारे में आपको नहीं पता है। अब इन दोनों तरीके में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में आपको डायरेक्टली नंबर्स में लिखे हुए मिल जाते हैं। जैसे कि रोस्टर फॉर्म में डायरेक्टली आपको कैसे मिलेंगे, नंबर्स में करके मिलेंगे, ABCD करके मिलेंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा लिखा होगा, इसमें आपको कुछ डेटा दिया होगा, शब्दों में दिया होगा, वर्ड्स में दिया होगा। क्या इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, डेटा गिवन इन वर्ड्स, डेटा गिवन इन वर्ड्स। ओके, तो ये शब्दों में आपको डेटा दिया होगा, उसके ऊपर से आपको ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है, फिर आपको उसको सोल्व करना आगे जा करके। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और ये दो तरीके हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो हमने अब सेट्स को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स कैसे होते हैं, सेट्स के टाइप्स क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले सेट्स में इसके टाइप देख लेते हैं। एक होता है एम्प्टी सेट, एक होता है सिंगलटन सेट, एक होता है फाइनाइट सेट, एंड एक होता है इनफाइनाइट सेट। ये चार मेन है जो ज़्यादातर आप लोगों को स्टडी में आता है। एक और होता है, पांचवा होता है जिसको कार्डिनल सेट भी बोला जाता है, पर कार्डिनल सेट और पावर सेट ज़्यादातर यूज़ में आते नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा आपको आगे चल करके। पर इसमें ये जो चार है, चार मेनली यूज होते हैं सेट्स के कैटेगरी के बारे में, सेट्स के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट यानी कि ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर से कोई भी आपको डेटा ना मिले। जैसे कि एक सेट ऐसा है, जैसे कि हम बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ बॉयज़ ऑफ अ क्लास। ठीक है, पर्टिकुलर एक क्लास के हम कलेक्शन ऑफ बॉयज़ का डेटा ले लेते हैं। अब उसके अंदर से हम बोलेंगे कि उसके अंदर से हमको नंबर ऑफ एप्पल्स बताओ कितने, तो नंबर ऑफ एप्पल्स तो उसमें 0 है, तो दैट केस में क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी सेट हो जाएगी। दूसरी बात ले लेते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ स्टार्स ले लेते हैं। कलेक्शन ऑफ स्टार्स के अंदर से हम जो भी डेटा लेंगे स्टार्स का कलेक्शन होंगे, और उसके अंदर से हम पूछेंगे कि नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, तो मून्स तो उसमें होगा नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिर आते हैं सिंगलटन सेट के बारे में। सिंगलटन सेट, जैसे शब्द से मालूम पड़ता है सिंगलटन, सिंगलटन मीन्स एक ऐसा सेट जिसके अंदर देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट को जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट रहता है, उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। सिंगलटन सेट कैसे होते हैं, जैसे कि अगर हम बोले कि कलेक्शन ऑफ स्टार्स इन आवर सोलर सिस्टम, तो देयर इज ओनली वन सन, तो वो क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। फिर बाद में ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर से ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट आता हो, उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। फिर क्या आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कैसे होते हैं, फाइनाइट सेट उनको बोला जाता है, एक ऐसे सेट्स के कैटेगरी को बोला जाता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो। जैसे कि हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो ये क्या है, फाइनाइट। आपके पास एक पर्टिकुलर डेटा है जो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो, तो क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। फिर अब आते हैं इन्फाइनाइट सेट के बारे में। तो इन्फाइनाइट सेट मतलब आपके पास कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं है काउंटिंग करने के डेटा की, तो उसको इन्फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर्स के 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, तो आपके पास रेंज है नहीं, तो ये क्या होगा, इन्फाइनाइट सेट हो गया। ओके, तो इस तरीके से चार कैटेगरी है सेट्स की। अब हम देखते हैं पावर सेट्स एंड सबसेट्स के बारे में। ठीक है, सबसेट सबसे पहले ले लेते हैं। सबसेट्स क्या होता है, सबसेट्स यानी कि कोई भी एक ऐसा सेट जिसके अंदर से आपको पर्टिकुलर सेट्स का रेंज मिले। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमारे पास मान लीजिए सेट ए है, जिसका जो भी रेंज है, इसको सेट लिखने का जो तरीका है उसको हमेशा ऐसे करके लिखिएगा। सेट ए है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। और जो सेट बी है, सेट बी आपके पास है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट ए के जो भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है और 5 6 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इसके पास जो एक्स्ट्रा दो एलिमेंट्स हैं, ये दो एलिमेंट्स सेट बी के अपने हैं, इसमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसके जो भी एलिमेंट्स रहे हैं, ये चार के चार यहाँ पे ऑलरेडी आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेट ए है वो सेट बी में रिलेशन रख रहा है,
तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सेट ए जो है वो सेट बी में रिलेशन रख रहा है, बट सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से मैच हो रहा है। इसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इस तरीके से लिखा जाता है, सबसेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, कोई भी दूसरा सेट ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे है सी इक्वल्स टू ऐसे करके है, सी इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं आप, ले लीजिए जैसे कि सी इक्वल्स टू ए बी डी ई। ठीक है, और वैसे करके आप यहाँ पे यहाँ पे एक आप सेट मान लीजिए यहाँ पे एक जेड करके एक सेट ले लीजिए, जिसके अंदर से आप एलिमेंट डालिए ए बी, बस ए बी करके 2 ही एलिमेंट रखने थे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए बी डी ई इसके अंदर था और जेड के अंदर ए और बी था। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे, इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में ऐसा बोलेंगे कि जेड के जो भी एलिमेंट्स है वो सी से मैच हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जेड इज अ सबसेट ऑफ सी। ओके, जेड इज अ सबसेट ऑफ सी। और इस वाले कंडीशन में ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब जिसके भी एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है सारे का सारा करके से दूसरे सेट से मैच हो जाते हैं, तो ही जाकर को जो सेट है पूरा का पूरा दूसरे सेट का सबसेट बनेगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में बताऊँ, सेट सबसेट जो भी है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जैसे हम बच्चे हैं, ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स हमारा जो घर है वो हमारा फैमिली एक सेट है। अब उसके अंदर से हम बिलोंगिंग रखते हैं, हम जो भाई बहन हैं हम सब उसके अंदर से बिलोंग करते हैं, उसके अंदर से अपना एक रिलेशन बना रहे हैं, रख रहे हैं, तो मैच हो रहा है उसके अंदर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है वो सबसेट्स हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो सेट है। ठीक है, इस तरीके से हुआ ना। अब चलिए अब हम दूसरा देखते हैं पावर सेट के बारे में। तो अब हम देखते हैं पावर सेट क्या होता है। तो सबसे पहले पावर सेट जानने के लिए आप एक डेफिनेशन पावर सेट का उसको दिमाग में रख लीजिए कि पावर सेट एक ऐसा सेट है, अगर आपके पास कोई भी सेट है, सेट के अंदर से जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके सारे के सारे सबसेट्स अगर पावर सेट से रिलेशन रखते हैं तो ही जाकर के एक पावर सेट बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए सपोज आपके पास एक सेट बी है और सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स है। कौन से 2 एलिमेंट्स है, 0,1 ऐसे करके 2 ही एलिमेंट्स है इसके अंदर। ठीक है, और ये जो 2 एलिमेंट्स है इसका जो सबसेट लिखने का जो तरीका है उसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसके अंदर सबसे पहले 0 इसका सबसेट हुआ, फिर 1 भी इसका सबसेट हुआ, फिर जाकर के 5 भी इसका ऑलरेडी एक सबसेट है, 5 है, और जो ऑलरेडी ये जो सबसेट है वो तो है ही, पूरा का पूरा खुद भी एक सबसेट होता है। तो ऐसे करके इसके 4 सबसेट हुए। अब एक सेट ऐसा हम बनाते हैं, मतलब अब इसके ऐसे एक पी ऑफ बी, मतलब पावर सेट इसका क्या होगा, पावर सेट ऐसा होगा इसका, इसको लिखने का जो तरीका है वो इसको हम ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखें, सबसे पहले आप 5 लिख लीजिए, 5, फिर बाद में आप लिख लीजिए 0, 0, फिर आपका आया 1, फिर आपका आया 0,1। ठीक है, तो ये तरीका है आपको पावर सेट रिप्रेजेंट करना है। पावर सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक सेट के सारे सबसेट्स पावर सेट से रिलेशन रखते हो। और पावर सेट का जो तरीका है इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट्स, जिसके अंदर से आपको 5 भी निकल गया और 5 के साथ साथ में दूसरे भी एलिमेंट्स वो भी सबसेट बन करके निकल गए। और किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए उसके अंदर अगर m एलिमेंट्स है तो उसके अंदर से जो नंबर, टोटल नंबर जो प्रॉपर सबसेट्स निकलेंगे वो होता है a इक्वल्स टू 2⁻m। और जो पावर सेट्स के अंदर से जो एलिमेंट्स बन करके आते हैं उसका होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें लिखते हैं, जो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं p ऑफ b करके, इसमें आपको लिखा जाता है 2⁻m-1 ऐसे करके होता है। ये होता है आपका सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स के सबसेट्स, जो एक सेट से सारे सबसेट्स को मिला करके प्रॉपर सबसेट बनता है। फिर अब हम देखते हैं अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो जैसे कि इसका नाम है यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट हमेशा यूनिवर्सल होता है, मतलब इससे बड़ा कुछ भी नहीं, यही सबसे बड़ा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये जो है इसके अंदर से ऐसा बोला जा रहा है, रोस्टर फॉर्म में इसमें लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऐसा करके एक सेट दिया हुआ, सेट ए है। और जो सेट बी है उसके अंदर से आपको लिखा गया है, सेट बी जो है उसके अंदर से आपको क्या लिखा गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो सेट ए है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट बी जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो इसके अगर आप एलिमेंट्स इसको लिखेंगे, सेट ए को लिखेंगे, सेट ए को आप कैसे लिखेंगे, आप सेट ओ को लिखेंगे 1 2 3, फिर हम डॉट करके ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। और जो सेट बी है वो आप कैसे लिखेंगे, सेट बी को आप लिखेंगे
कि लेस देन 10 है तो 1 2 3 डॉट डॉट करके 9 एंड 10 ये करके आपका सेट बी है। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि जो सेट ए है वो यूनिवर्सल सेट है, इससे बड़ा तो कोई सेट है नहीं, और जो सेट बी है वो सेट ए के अंदर आ सकता है। इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इस तरीके से आप बोलेंगे कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो यूनिवर्सल सेट आपको ये बताता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, वो ऐसा बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट ऐसा कहता है कि उससे बड़ा कोई भी नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट यूज करके हम दूसरे सेट्स का उससे रिलेशन निकालते हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं, अब एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट, अब इसमें ना हम वेन डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ना वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। वेन डायग्राम एक ऐसा चीज़ है जिससे आप ना डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास डेटा रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, ऐसे तरीके हैं जिसको आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे सेट थ्योरी में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन डायग्राम यूज़ करते हैं। वेन डायग्राम में जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो हमने सेट लिया था, सेट ए एंड सेट बी, उसको हम इसमें ड्रॉ करेंगे। ऐसे एक रेक्टेंगुलर सेट बना लेना है। उसके अंदर से आपको जो ये जो है ये आपका यू होता है, यू मतलब ये यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर से क्या आ गया, इसके अंदर से सारे नंबर्स आ गए 1 to इन्फिनिटी तक। और जो हमने सेट ए बनाया था, सेट ए के अंदर हमने क्या बोला था, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ऐसे करके इतने एलिमेंट्स हैं। और इसमें क्या है, इसमें सारे का सारे और भी नंबर्स हैं। ये तो नंबर्स हैं ही, साथ में और भी नंबर्स हैं जो कि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए आपका है। ठीक है, सेट ए आपका है। और दूसरा मान लीजिए हम दूसरा भी एक सेट ले लेते हैं, सेट बी ले लेते हैं, जिसके अंदर से आपके पास है 2 3 एंड 6। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे हो जाएगा, मतलब सेट ए आपका इधर, सेट बी आपका इधर, और जो कॉमन पार्ट है 2 3 एंड 6, 2 3 एंड 6 ये कॉमन पार्ट में आ जाएगा। ये आपका सेट बी हो गया। और इधर से जो बच गया 1 के बाद से क्या आएगा, सीधा 4 5 7 8 9 एंड 10। तो ये जो कॉमन पार्ट होता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को कैसे लिखा जाता है, सेट ए के आपके जितने भी एलिमेंट्स थे वो सेट बी के एलिमेंट से मैच होते हैं। जो भी आपका आंसर आता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेन डायग्राम के अंदर। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हो गया। अब हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो ए था, ए आपके पास है 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक है। और जो सेट बी है 2 3 एंड 6 है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स मिल करके एक ऐसे सेट्स में जाने चाहिए जिसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, वो यूनियन होता है। तो यूनियन वाले पार्ट्स में जब आप करेंगे यूनियन, तो 1 तो आएगा ही, 2 तो दोनों में था, तो 2 एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। 2 3 के बाद से आप सीधा लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आपका क्या हो गया, ये यूनियन बी के सेट्स हो गए, मतलब सारे का सारे एलिमेंट्स आ गए, आपने यूनियन किया, आपने ऐड किया। दूसरा होता है इस डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स लिखने के लिए इसका मतलब होता है ए माइनस ए, मतलब ए में से सारे एलिमेंट्स माइनस कर देना जो भी बी में आते हो। तो उस केस में 2 3 एंड 6 माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 1 4 5 7 8 9 एंड 10। दिस इज योर डिफरेंस ऑफ सेट्स। देख रहे हैं, हर बार जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं हर बार एलिमेंट सेट्स के अलग अलग करके आ रहे हैं। मैं बेसिक्स इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। डिटेल में जाने के लिए इसके लिए बहुत लंबा लेक्चर लेना पड़ेगा। तो आप लोग जो भी गांव वाले दूर एरिया से देख रहे हैं, आप इसमें प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए आप अपने बुक को रिफ़र कीजिए, और ऐसे करके इंटरसेक्शन, फिर बाद में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ अ सेट, ऐसे करके निकाला जाता है। ठीक है, अब ये हो गई बात कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया एंड डिफरेंस हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके बाद, हाँ, तो यूनियन में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। और जो इंटरसेक्शन हम लगाते हैं, इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन पार्ट्स ही आते हैं। क्या लिखते हैं इसको, कॉमन पार्ट्स को ही लिखा है, कॉमन एलिमेंट्स। तो इंटरसेक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉमन एलिमेंट्स को ही लिखना है, जो भी कॉमन आते हैं वही आपके इंटरसेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये जो भी सेट थ्योरी का जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली होगी। और प्लीज़ ऐसे अपने जो भी स्टडी में आप फोकस करें उस पर फोकस कीजिए,
और अपने बुक्स वगैरह को रेफर कीजिए। कोई भी आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो सेट थ्योरी से रिलेटेड या फिर दूसरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए वीडियो बना करके आप लोग के लिए आंसर में अपलोड करूँगा, ठीक है। मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले, एंड आप लोग प्लीज़ अपने स्टडी पे फोकस कीजिए और जो भी आपका लक्ष्य, आपका जो भी एम है, उसको दिन रात उसको प्राप्त करने के लिए उसके पीछे लगे रहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड ऐसे करके आप कंटिन्यूसली स्टडी करते रहिए और ध्यान देते रहिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करके सपोर्ट कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपको मिस ना हो। थैंक यू।